देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जितने भी एग्जाम्पल हैं हमने सभी किए हैं। एंड जो भी आपको टफ लग रहे थे एग्जाम्पल, वो सारे के सारे मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से करवा दिए हैं इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में। अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आपको किसी एग्जाम्पल में डाउट है, किसी प्रॉब्लम में डाउट है, तो उसको देख लेना एक बार, क्योंकि वीडियोस मैंने काफ़ी लंबे चौड़े बनाए हैं। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके एक एक कैलकुलेशन तक मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। इतना डिटेल में आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इस बार हम कोई प्रॉब्लम तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बुक में दी भी नहीं हुई है। हम करने वाले हैं इस टॉपिक को, जो कि है बफर सॉल्यूशन। इस टॉपिक की आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पीए यूटी वगैरह चल रहे हों, हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल एग्जामिनेशन हो, ये टॉपिक आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिलहाल समझते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है। अब देखो, अगर मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, एक लाइन तो नहीं, वैसे यहाँ दो तीन लाइन दी हुई हैं, पर फिर भी, तो अगर आपको बफर सॉल्यूशन समझना है तो उसमें सिंपली बोला है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि चेंज इन पीएच को रजिस्ट करता है। चाहे आप उसमें एसिड डाल दें या कोई बेस डाल दें, एसिड और बेस के डालने पर भी उसके पीएच में कोई बदलाव ना आए, कोई चेंज ना आए, उसको रेजिस्ट करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। इसीलिए डेफिनेशन भी दी हुई है। चाहो तो रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो, बट ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाली। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं सिर्फ, तो मतलब आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको कुएं का मेंढक बनाया जा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। बफर सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है वो अब हम समझेंगे यहाँ पे, और इधर समझेंगे एक्चुअली। देखो होता क्या है ना, मैंने क्या बोल दिया कि पीएच में कोई भी चेंज ना हो। एग्जाम्पल के लिए, कोई सॉल्यूशन है, उसका पीएच का वैल्यू 4.75 है। ऐसा हो सकता है कि पीएच का वैल्यू 4.76 हो जाए या 4.74 हो जाए, मतलब स्लाइट चेंज देखने को मिले, कोई बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिले। ऐसा ना हो कि 4.75 पीएच था, पर एसिड के डालते ही उसका पीएच 2 पहुंच गया। नहीं, ये फिर बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। स्लाइट चेंज हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं चलेगा। या फिर बेस डाल दिया तो इसका पीएच 10 बढ़ गया, ठीक है ना, या 6 हो गया, 6 तो नहीं, 7 8 हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें किसी सॉल्यूशन के पीएच में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है तो वो कतई बर्फ बफर सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर हमें बहुत ही स्मॉल चेंज देखने को मिल रहा है एसिड और बेस को ऐड करने पर भी, तो वो बफर सॉल्यूशन है। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, बफर सॉल्यूशन नहीं, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पूरा लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा, देखो, बफर सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल क्या है, एक हमारा ह्यूमन ब्लड जो है ना, वो भी एक बफर सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन में अगर मैं कोई एसिड डालता हूँ, ठीक है, तो उसका पीएच या तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, या होगा तो बहुत ही, सॉरी, बहुत ही स्लाइटली डिक्रीज होगा। बहुत ही, मैंने कहा ना कितना डिक्रीज, 4.75 से 4.74 या 73 पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर मैं किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड को हटा के बेस डाल दूं, तो उसके पीएच में हमें स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्या देखने को मिलेगा? स्लाइट इंक्रीज, बस हो गया। तो बेसिक आप चीज़ समझ गए कि बफर सॉल्यूशन असल में होता क्या है। तो लिखेंगे, बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वाइल एडिंग एसिड और एल्कलाई, ठीक है ना। डेफिनेशन आप बुक से भी देख सकते हो, अगर आपको ये वाली नहीं आई तो। वैसे मैंने बुक से देख के बोली थी, पर फिर भी। अब देखो एक्चुअल में समझते हैं, बफर सॉल्यूशन जो है ना, ये दो प्रकार का होता है, यानी कि इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एसिडिक बफर। इम्पॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि हम इसी को समझेंगे और आपको बेसिक बफर अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
इतनी बात समझ गए। बफर सॉल्यूशन समझे क्या होता है। इसके दो टाइप होते हैं, देख लिया। एसिडिक बफर ही समझेंगे, अगर ये आ गया तो आपको बेसिक बफर भी अपने आप आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि एसिडिक बफर क्या होता है, कैसे बनता है। तो एसिडिक बफर बनाने के लिए हमको चाहिए वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोला मैंने? एसिडिक बफर बनाने के लिए हमको चाहिए वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ भी मत पकड़ के ले आना, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल बुक में यही दिया है, CH3COOH एसिटिक एसिड। तो इसी का जो कॉन्जुगेट बेस निकलेगा, नहीं उसी का मुझे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट चाहिए, सॉरी उसी का मुझे सॉल्ट चाहिए। सॉरी मैं लिखना भूल गया। एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए? वीक एसिड, ठीक है ना। और जो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस निकलेगा ना, उसी का सॉल्ट चाहिए। और कैसा होना चाहिए? उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। एग्जाम्पल, वीक एसिड क्या है? CH3COOH एसिटिक एसिड। और CH3COOH का इस कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3CO माइनस। अब क्या चाहिए? ये तो नहीं चाहिए, कॉन्जुगेट बेस तो नहीं बोला है, क्या बोला है? सॉल्ट बोला है। सॉल्ट क्या हो सकता है इसका? इसमें Na लगा दो, बन गया सॉल्ट। और ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है क्योंकि इसमें Na लगा हुआ है। बात समझे ना। अगर मुझे एसिडिक बफर बनाना है तो क्या चाहिए? वीक एसिड, और जो वीक एसिड होगा ना, उसी के कॉन्जुगेट बेस का क्या चाहिए मुझे? सॉल्ट चाहिए। और उसमें क्या लगा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल ले लिया मैंने CH3COOH और CH3COONA। ये जो कॉन्जुगेट बेस निकल के आएगा, इसी का मैंने क्या ले लिया? ये सॉल्ट ले लिया, जो कि है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। बुक में एग्जाम्पल से दिखाया है, यानी कि बुक में उन्होंने जनरल टर्म यूज़ किए हैं। तो यहाँ हम चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया हुआ है ना, उन्होंने वीक एसिड को HA माना हुआ है। H लो या हाइड्रोजन, A मान लो यहाँ एसिडेट आयन, ठीक है ना, ऐसा भी मान सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? एसिडिक बफर बनाने के लिए हम लेंगे वीक एसिड, ले लिया, उसको मिलाएंगे पानी में, मिला दिया। अब पानी मिलाएंगे, वीक एसिड है, वाटर में मिला रखा है, तो क्या होगा इसका मतलब? ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, इक्विलिब्रियम रीच करेगा। वीक एसिड क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, और वही H पॉजिटिव आयन H2 के साथ मिलके क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। और ये तो अलग हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे? A नेगेटिव। ये वीक एसिड तो ये कॉन्जुगेट बेस, ये बेस तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड। ये बात तो बहुत पुरानी है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब होगा क्या? हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड Ka। क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, वाटर का मत लेना। तो हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन, कॉन्जुगेट बेस का कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय वीक एसिड का कंसेंट्रेशन, वाटर का नहीं लेते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए ना। जैसा वहाँ करवाया है वही बस बता रहा हूँ, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब H3O पॉजिटिव को यहीं छोड़ो, बाकी सबको वहाँ भेजो। तो क्या बन गया ये? H3O पॉजिटिव इक्वल टू, बोलो क्या आ गया? Ka। वहाँ पे क्या आया? HA अपॉन में क्या आया? A नेगेटिव, यानी कि कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब जरा मुझे एक बात आप ये समझा दो, अगर मैं बोथ साइड लॉग लूँ तो क्या होगा? लेके देखते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। बुक में तो लिखा नहीं है, डायरेक्टली क्लिक किया हुआ है, पर फिर भी। अब लॉग लेंगे तो क्या आएगा? पूछा लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इक्वल टू क्या है? देखो ज़रा, लॉग Ka और वीक एसिड का कंसेंट्रेशन और कॉन्जुगेट बेस का कंसेंट्रेशन। ढंग से अगर मैं लिख के बताऊँ, ये तो ये पार्ट ऐसे रहेगा। यहाँ देखो log A इंटू बी वाली प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मतलब ये क्या बन जाएगा? बोलो ज़रा, log H3O पॉजिटिव गिव्स क्या आएगा? बोलो ज़रा, log
के ए प्लस क्या आएगा बोलो ज़रा, लॉग एच ए डिवाइड बाय ए नेगेटिव का कंसंट्रेशन। इतनी बात आप लोग समझ गए ना? ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग ए अपॉन बी है तो बराबर होता है लॉग माइनस का लॉग बी अपॉन ए के। तो अगर इसको उल्टा करूँगा तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो यही चीज़ मेरी क्या बन गई, देखो ज़रा, क्या हो रहा है, ये घटिया राइटिंग को लेके जा रही है। लॉग H3O पॉजिटिव लॉग के ए माइनस लॉग क्या है बोलो ज़रा, ए नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए। जिस तरीके से एनसीईआरटी में चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है बस मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि अगर आप वहाँ से भी रीड करें तो भी आपको चीज़ें आ जाए। मैं कोई अपना वाला बिल्कुल अलग स्पेशल नहीं बताऊँगा, ठीक है? जैसा उन्होंने बताया है आसान भाषा में बस वैसे ही बताऊँगा, बस मैं उस लैंग्वेज को सिंपल कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, अब क्या करो ना, माइनस बोथ साइड ले लो, मतलब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस लॉग H3O पॉजिटिव का कंसनट्रेशन माइनस लॉग के ए, और वो तो पहले से ही माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करके वो प्लस हो गया, और क्या आ गया, लॉग कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वीक एसिड का कंसंट्रेशन। इतनी बात क्लियर? हमें जानते हैं कि ये पीएच होता है, और माइनस का लॉग के ए क्या होता है, पी के ए होता है, और प्लस में क्या आ गया ये चीज़, लॉग ए नेगेटिव यानी कि कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन अपॉन वीक एसिड का कंसंट्रेशन। तमीज़ से लिखा जाए तो पी एच इक्वल टू क्या बन गया आपका, पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वीक एसिड का कंसंट्रेशन। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, भेजे में उतर गई होगी। और इसी इक्वेशन को बुक में लिखा क्या हुआ है, हेंडरसन कुछ हैरिस बाल्क करके लिखा हुआ है उन्होंने, एग्जाम्पल ना, वो नाम उसका हैरिस बाल्क इक्वेशन। तो नाम तो आप लोग रटते रहना, हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट ये इक्वेशन प्रूव ही करने को आ जाए तो उसके लिए बढ़िया है, बट यहाँ से आपकी कोई नॉलेज बड़ी नहीं है। अगर देखा जाए तो जिसको ये सिर्फ ये डेरिवेशन वगैरह करना आता है तो बस उसको यही आता है, उसको बफर सॉल्यूशन की यानी कि एसिडिक बफर की अभी ज़्यादा कुछ खास नॉलेज हुई नहीं है, अब होगी। ठीक है, हो क्या रहा है ना, आप ये समझो बस हो गया। H2O पे मिलाने पर ना ये H पॉजिटिव नहीं, क्या बना था, H3O पॉजिटिव और ए नेगेटिव। एक तो कहानी ये हुई, ये हम जानते हैं, इसी से हमने पूरी इक्वेशन डिराइव कर दी। बट अभी हम एक चीज़ भूल गए, हमने क्या मिलाया है, हमने अभी अभी क्या मिलाया हुआ है, इसी का, ये वीक एसिड था। एसिडिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड और उसी के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट लेना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं, क्या था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने एच ए लिया है, एच फॉर हाइड्रोजन यहाँ पे और ए फॉर एसीटेट आयन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेम ही चीज़ करूँगा, एच की जगह लिख दूँगा एन ए और ए, बस दिखाने के लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है आपका, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लगा हुआ है, ठीक है। बस इसका जो एसीटेट आयन है वो इससे मैच खा रहा है, इतना ही फ़र्क है। तो होगा क्या, कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग नेचर की होती है तो उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होती है, यानी कि Na+ और A- यहाँ हो जाएगा। तो जितना कंसंट्रेशन इसका था उतना ही कंसंट्रेशन इसका भी होगा, यानी कि ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। भेजें बात घुसी? इस रिएक्शन में, ऊपर वाली रिएक्शन में और सेकंड रिएक्शन, बस यही फ़र्क है कि ऊपर वाली रिएक्शन में क्या इक्विलिब्रियम है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, जिसकी वजह से होगा क्या यहाँ पे, एट द एंड जो ये अपना सॉल्ट है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, Na+ आयन मिलेंगे और एसीटेट आयन देखने को मिल जाएंगे। जितना इनका कंसंट्रेशन था उतना ही इसका भी कंसंट्रेशन है, उतना ही इसका भी कंसंट्रेशन है, मुझे बस इसके कंसंट्रेशन से मतलब है। अब जो वीक एसिड है, वीक एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या करते हैं ना, ये अपने 5% से भी कम डिसोसिएट होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी ये वीक एसिड है तो यहाँ पे A- का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा।
एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये बात मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो ना? एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इस वाले एसीटेट आयन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये वाला एसीटेट आयन इस वीक एसिड से निकल के आया है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये हो तो एक ही चीज़ के अंदर रहा है, यानी कि एक ही सोल्यूशन के अंदर रहा है। ये वाला पूरा प्रोसेस जो है ये एक ही, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि सॉल्ट को ऐड करने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो एसिटेट आयन है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से होगा क्या, ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? ए नेगेटिव है एच पॉजिटिव से रिएक्शन करके वापस ही बना लेगा। इक्विलिब्रियम की पहचान ही यही है ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, बैकवर्ड भी होती है। बैकवर्ड रिएक्शन कब जाएगी? जब मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखो ना, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को ऐड करने से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। पहले से इतना था, अब इतना और आ गया, जिसकी वजह से एट दी एंड मेरा एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? पहले से बढ़ गया। और अगर मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। कहने का इतना सा मतलब हुआ कि जो वीक एसिड था ना, वो ना के बराबर डिसोसिएट हुआ। वीक एसिड क्या हुआ? ना के बराबर डिसोसिएट हुआ। जितना आया था ना ये ए नेगेटिव, उतना ही वहाँ चला गया। तो वीक एसिड ना के बराबर डिसोसिएट हुआ। बुक में भी ये लाइन मेंशन करी है उन्होंने, लिखा है इन्होंने कि एक लाइन लिखी है इन्होंने कि क्या था वो, मैं खुद भूल गया, एक बार देख लेता हूँ, पर मैंने पढ़ी थी अभी अभी, उससे आपको आ जाएगा समझ में। खुलने में कितना टाइम लगता है यार, यहाँ नहीं है, ये इस वाले पैराग्राफ को पढ़ना, और इसमें एक लाइन लिखी है नेग्लिजिबली डिफरेंट, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था कि जो भी हमारा वो वीक एसिड था ना, उसका जो कंसंट्रेशन है वो मतलब ना के बराबर ही कम हुआ है, ठीक है ना, ना के बराबर ही कम हुआ है। इतनी बात आप लोग समझ गए कि एच ए जो है, यानी कि वीक एसिड जो है, उसका कंसंट्रेशन ना के बराबर चेंज हुआ। अब यहाँ देखो, जो हमने सॉल्ट डाला था ना, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन तो बराबर ही है। जो सॉल्ट डाला था इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन तो बराबर ही है ना, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब एक बात ध्यान देना, कहने का मतलब जितना ये वीक एसिड है, यहाँ लिख दिया इसका कंसंट्रेशन, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट था और ये जो ये वाला है, इनका भी कंसंट्रेशन क्या है आपका? इनका भी कंसंट्रेशन क्या है आपका? बराबर ही है। कुछ खास चेंज देखने को मिला नहीं है। इतनी बात समझ गए। अभी अभी मैंने इक्वेशन निकाली थी, पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस डिवाइड बाय एच ए। बुक में अगर देखोगे तो उन्होंने लिखा है, इस चीज़ को उन्होंने सॉल्ट लिख दिया, इस चीज़ को क्या इस चीज़ को क्या लिख दिया? सॉल्ट लिख दिया। और इसको क्या लिख दिया उन्होंने? वीक एसिड लिख दिया, जो कि ये है। पर ये सॉल्ट कैसे बना? ये ऐसे बना, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इसका कंसंट्रेशन लगभग बराबर ही रहेगा, तो इसीलिए ये क्या कर दिया? सॉल्ट ही मान लिया, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखो, उन्होंने कंडीशन बोली है, और कंडीशन ये बोली है कि अगर जो सॉल्ट हमने लिया और जो वीक एसिड लिया, उसका कंसंट्रेशन अगर बराबर लें, जो भी हम सॉल्ट और वीक एसिड ले रहे हैं उनको अगर बराबर मात्रा में लें, बराबर कंसंट्रेशन में लें, तो फ़र्क क्या पड़ेगा इक्वेशन पे? पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, कंसंट्रेशन अगर बराबर हुआ तो कट जाएंगे, वन आएगा, लॉग वन क्या होता है? ज़ीरो। तो बेसिकली पी एच इक्वल टू क्या बन जाएगा? पी के ए, और ये क्या बनेगा आपका? एक स्ट्रॉन्ग बफर सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग एसिडिक बफर बनेगा। ये क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक बफर बनेगा। बात समझे नहीं समझे? यानी कि ये क्या होगा? ये मैक्सिमम, ये जो सॉल्यूशन होगा ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी कि इसका पीएच जो है ना, बहुत ही मुश्किल से ही इसमें चेंज आने वाला है। बात समझे नहीं समझे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। एसिडिक बफर कैसे बनता है, यहाँ से चलते हैं। एसिडिक बफर कैसे बनता है? वीक एसिड, ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए होता है?
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कंडीशन ये रहेगी कि जो भी इसका कॉन्जुगेट बेस होगा उसी से सॉल्ट बना होना चाहिए और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। एग्जाम्पल और ले लो, जैसे हमारे ब्लड का एग्जाम्पल ले लो। ब्लड में वीक एसिड के नाम पे H2CO3 होता है, ठीक है, और इसमें से एक H निकाल दो, HCO3, HCO3 Na, या ऐसे ले लो। इसमें जो सॉल्ट यूज़ करेंगे ना वो होगा NaHCO3, जिसमें से जो HCO3 है वो तो इसी का कॉन्जुगेट बेस है। और बाकी हमने Na क्यों लिया, क्योंकि Na तुम्हारा क्या शो करता है कि ये स्ट्रॉन्ग नेचर का बेस है, ठीक है। तो इसीलिए ये सॉल्ट कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया जिसमें कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमने यहाँ से उठा लिया। यार मेरी बात समझे नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 है, एग्जाम्पल दिया था मैंने उसका। हमने क्या लिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3 ले लिया। अब ये आयनाइज होगा, ये आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव और HCO3 माइनस में ही होगा। ये तो उसको तो इसकी बात छोड़ो, यही तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस है। अब इसी कॉन्जुगेट बेस में मुझे क्या चाहिए, इसी का सॉल्ट चाहिए, और उसमें क्या लगा होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग बेस लगा होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इस बस Na जोड़ दो, इसको इसमें Na जोड़ दो, क्या बनाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये और ये मिलके क्या फॉर्म कर सकते हैं, H2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मिलके क्या फॉर्म कर सकते हैं, एसिडिक बफर AB। क्या फॉर्म कर सकते हैं, एसिडिक बफर। इतनी बात समझ गए या नहीं समझे? अब होगा क्या, ये जो H2CO3 है ये वाटर के साथ मिलके इक्विलिब्रियम पे जाएगा, H3O पॉजिटिव और HCO3 माइनस बनाएगा। और यहाँ पर होगा क्या, ये HCO3 यानी कि जो NaHCO3 है ना ये भी टूटेगा Na प्लस और HCO3 माइनस में। अब होगा क्या, HCO3 माइनस HCO3 माइनस, मैं दोबारा लिख देता हूँ कोई बात नहीं, H2CO3 प्लस H2O इक्विलिब्रियम विद H पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम विद H3O पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस, और यहाँ पे NaHCO3 गिव्स Na पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस। गेम यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले से सॉल्यूशन में HCO3 माइनस था, मैंने एक सॉल्ट डाल के, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डाल के HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड चली गई। तो जितना भी HCO3 माइनस था वो H पॉजिटिव से कंबाइन होकर वापस से H2CO3 बना दिया। अल्टीमेटली जो मेरा H2CO3 का कंसंट्रेशन था वो नेग्लिजिबली चेंज हुआ, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक। और ऊपर से ये वाला ये वाला HCO3 माइनस तो चला गया, ये वाला बच गया। अब इसका कंसंट्रेशन बराबर ही तो होगा, यानी कि जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वही तो मेरा जो एसिटेट आयन था उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। वैसे यहाँ एसिटेट आयन नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेरा कॉन्जुगेट बेस है। क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन सेम ही तो है। तो जब मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ, सॉरी इक्वेशन लिखता हूँ, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग, यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन आता है। अरे यार ये ना यहाँ पे, अच्छा, लॉग A माइनस अपॉन क्या था, HA, यही आता है। और ये A माइनस असल में क्या है, यही तो है, कॉन्जुगेट बेस ही तो है, और कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन सॉल्ट के बराबर ही तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्ट डालो और ये वीक एसिड है। तो एट दी एंड क्या बना, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वीक एसिड का कंसंट्रेशन। इतनी बात समझ गए? और अगर हम सॉल्ट और वीक एसिड का कंसंट्रेशन बराबर ले लें, यानी कि इनका जो अमाउंट है वो अगर हम बराबर ले लें तो ये कट जाएगा, log 1 बचेगा, log 1 ज़ीरो होता है, तो जिसकी वजह से मेरा जो pH है ना वो pKa के बराबर हो जाएगा। और ये बात ये प्रूव करती है
कि अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसका pH 4 हो, तो उसके लिए जो मैं वीक एसिड पकड़ूंगा वो भी क्या होगा, उसका pKa का वैल्यू भी क्या होगा, 4 ही होना चाहिए। तब जाकर मैं एक क्या बना पाऊंगा, एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला बफर सॉल्यूशन क्रिएट कर पाऊंगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला बफर सॉल्यूशन क्रिएट करने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर उस बफर सॉल्यूशन में मैं एसिड भी डालूं या बेस भी डालूं, उसके पीएच में मुझे ना के बराबर चेंज देखने को मिले। बस ये इतना ही था। खोपड़ी में बात घुसी नहीं घुसी? एग्जाम्पल के लिए देखो, कभी भी क्या होता है ना, हम कोई इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। अब उस इंजेक्शन में मेडिसिन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उस मेडिसिन का जो पीएच वैल्यू हमको थोड़ी पता है, मतलब कि कितना है, पर हम ये जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड है उसके पीएच के आसपास ही उस मेडिसिन का भी पीएच लेवल होना चाहिए। वरना अगर उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया या बहुत ज़्यादा नीचे हो गया पीएच वैल्यू, तो हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मली जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है ना, वो झेल जाता है अच्छे से, वो चीज़ों को अच्छे से झेल जाता है, जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है, ठीक। अगर आप कोई इंजेक्शन डाल रहे हैं ना, तो हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि उसका जो पीएच का लेवल है इसके बराबर ही होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे भी चल सकता है, हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो एडजस्ट कर लेता है। पीएच वैल्यू हमारी घटती बढ़ती रहती है, उससे कोई खास चेंज नहीं होता है। बट अगर ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गई तो हमें किडनी इन्फेक्शन, बहुत सारी मतलब सीवियर डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, मतलब सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमको वॉमिटिंग, मतलब बहुत हालत ख़राब हो सकती है। कहने का मतलब मेरा ये था। और ये हमारा कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन का डेली लाइफ का यूज़ है। बात समझे? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। और अगर आप बेसिक बफर को देखें तो बेसिक बफर भी क्या हो जाएगा, बस POH लगा लो, PKB लगा लो, और यहाँ लॉग में क्या लोगे इस बार, कॉन्जुगेट बेस मत लेना, क्या लोगे इस बार आप, कॉन्जुगेट एसिड लोगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वही वीक बेस आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए? कॉन्जुगेट एसिड नहीं आएगा, सॉरी कॉन्जुगेट बेस नहीं आएगा, यहाँ कॉन्जुगेट एसिड आएगा और यहाँ वीक बेस आ जाएगा। बेसिक बफर का एग्जाम्पल क्या है, NH4Cl और NH4OH, ठीक है। इतनी बात समझ गए? और देखो बुक में क्या किया है ना, बुक में उन्होंने ये किया हुआ, उन्होंने PKW माइनस POH इक्वल टू PKW माइनस PKB प्लस लॉग, और क्या हो जाएगा ये, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस, ठीक है। ये क्या आता है, पीएच होता है, ये क्या होता है, PKA होता है, और प्लस में यही सेम चीज़ आ जाएगी दोबारा से, लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। बात आप लोग समझ गए या नहीं समझे? मैं एक बार CH3COOH वाला एग्जाम्पल लिख के आपको दोबारा से समझा देता हूँ। COO माइनस प्लस और Na प्लस, कुछ कुल मिला के रिएक्शन जोड़ जाड़ के कुछ ऐसी बन जाएगी। अब ये जो मैंने एसिडिक बफर क्रिएट किया है, इसमें अगर मैं H पॉजिटिव डालता हूँ तो वो H पॉजिटिव CH3COO माइनस के साथ कंबाइन होके वापस से एसिडिक एसिड फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके पीएच में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं OH माइनस आयन डाल देता हूँ इसमें, तो OH माइनस आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए ना, देखो मान लो जितना इसमें H3 पॉजिटिव है मैंने उससे ज़्यादा OH माइनस आयन डाल दिया, तो जो एसिडिक एसिड है ये क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होगा और ये और ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ताकि और ज़्यादा H पॉजिटिव आयन यहाँ पे डाल सके और ये OH माइनस से कंबाइन करके उसको न्यूट्रलाइज कर सके। बदले में CH3COO माइनस यानी कि एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन स्लाइटली बढ़ जाएगा, और क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है तो इसीलिए हमें पीएच वैल्यू में हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा, हल्का सा राइज देखने को मिलेगा, ठीक है।
बात समझे या नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बफर सॉल्यूशन टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है, वो इसीलिए हो गया क्योंकि समझाया है डिटेल में।